हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम देखते हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन। आखिर वन और वन्य जीवों का गवर्नमेंट द्वारा संरक्षण क्यों होता है? क्यों हम इस टॉपिक को 10th क्लास के सिलेबस में डाला गया है? क्यों ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स? तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। क्यों इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है? आखिर अधिकतर कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से हमारे इन्वायरमेंट में वन और वन्य जीव। माना कि वन हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑक्सीजन मिलती है आप बोलेंगे, साथ में उत्पादक होते हैं सभी जीवों के लिए, इनके बिना खाना पीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आखिर वन्य जीवों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वन में रहने वाले जीवों का संरक्षण क्यों किया जाता है? उनका शिकार क्यों नहीं करने दिया जाता है? आखिर इसके भी क्या कारण हैं? तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एक जीव दूसरे जीव से कनेक्टिव होता है। बोलेंगे कैसे कनेक्टिंग होता है? प्रकृति में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं ये वन्य जीव। हम देखते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला के बारे में आपने देखा होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये रही हमारी खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारे पौधे, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे में हम देखते हैं इसके बाद इसको खाता है कौन? हिरण। डियर फ्रेंड्स, आप ही सोचिए, यदि ये हिरण खाने वाला ना हो और जीव ना हो तो पृथ्वी संपूर्ण जगत में क्या हो जाएगा? पेड़ पौधों की अत्यधिक संख्या बढ़ जाएगी, जहाँ पे हम लोगों का रहना भी मुश्किल एक प्रकार से हो जाएगा। इसके साथ ही इस हिरण को खाने वाला कौन है? ये टाइगर है, आप देख सकते हैं, शेर वगैरह ये सब खा लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि इसको तो एक खतरे का सूचक है, ये क्यों है ना। ये तो यही सोच रहा होगा, हिरण क्या सोच रहा होगा? डियर सोच रहा होगा कि हाँ, शेर होता ही नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप ही बताइए, और हम भी सोच रहे हैं कि ये तो साला इसका शिकार कर रहा है और क्या कर रहा है, इसको खा रहा है, इसकी संख्या कम कर रहा है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इसका भी होना बहुत 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 ज़रूरी है। वो कैसे? जैसे आप यदि ये इसको ना खाए तो ये संपूर्ण जगत में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इनकी संख्या अत्यधिक होने से दूसरे जीव को प्रॉब्लम तो होगी ही। तो हमारे रहने के लिए स्थान ही नहीं, मतलब और जीव कहाँ रहेंगे? कैसे संतुलन बनेगा? तो डियर फ्रेंड्स, ये बनाने का कार्य करते हैं संतुलन। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टिड्ढा है। टिड्ढा किसको खाता है? घास को खाता है। और टिड्ढा को कौन खाता है? फ्रॉग खाते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये फ्रॉग ना होता तो टिड्ढा की संख्या बढ़ जाती। यहाँ पे कीड़े मकोड़े घूमने लगते, और इसमें प्रॉब्लम किसको होती? हम सभी को, एक दूसरे को होती। जैसे हम देखते हैं अभी बरसात के टाइम पे कितने टिड्ढे आ जाते हैं, है ना। इसके साथ ही अभी फ्रॉग, ये तो हाँ, इसने इसको खा लिया, इसकी संख्या मेंटेन हो गई। डियर फ्रेंड्स, अब फ्रॉग हैं तो फ्रॉग को कौन खाता है? जैसे आप मेढक देख रहे हैं तो उसमें सर्प है, सर्प इसको करते हैं कंट्रोल, है ना। और सर्प को कौन खाता है? यदि इसने तो सर्प ने बहुत सारों को खा लिया और अपनी संख्या बढ़ा ली, अब डियर फ्रेंड्स, अब हमारा रहना मुश्किल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे जीव, सर्प से तो प्रॉब्लम सबको होती है ना, जहरीला जीव है भाई। इसके बाद देखिए, इसकी संख्या करता है मेंटेन कौन? ये बाज करता है ना। तो इस प्रकार एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनी रहती है, किसकी? एक जीव से दूसरे जीवों की। और इसीलिए संपूर्ण जगत में सभी जीवों का होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए इसका संरक्षण भी प्रदान किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। जैसे इनका संरक्षण ना प्रदान किया जाए डियर फ्रेंड्स, तो इनकी संख्या, जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इससे प्रॉब्लम किसको होने वाली है? संपूर्ण जगत में रहने वाले जीवों को एक दूसरे से। तो हम लोग हुए ना कनेक्टिंग, या नहीं हुए? इसीलिए हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, इस सभी के द्वारा क्या किया जाता है? संपूर्ण जीवों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके बाद भी हम देख रहे हैं बहुत सारे जीव तो विलुप्त, इतने हज़ारों जीव और हज़ारों पेड़ पौधे ऐसे हैं डियर फ्रेंड्स, जिसके बारे में आप सभी को या हमको पता भी नहीं है ना। बहुत सारे जीव हैं जो विलुप्ति के कुछ संकट में हैं, तो कुछ ख़त्म ही हो चुके हैं। इन सभी के बारे में उनका कैसे संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, इतने इम्पॉर्टेंट है ये जीव संसाधन और वन, तो इनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या हो रहा है, इस सभी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, आगे पढ़े लेते हैं, फिर समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारे जहाँ पे हम पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ पे इस ग्रह में सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया, जौक से लेकर के डियर फ्रेंड छोटे छोटे जीव से लेकर बड़े बड़े जीव तक करोड़ों जीव हमारे साथ में रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, बट वृक्ष है, हाथी,
ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारी के साथ में हम रहते हैं। यह पूरा क्या है, आवासीय स्थल है जिस पर हम रहते हैं। अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है जो हमारा, जहाँ पृथ्वी जगत, मानव और दूसरे जीव एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। मानव है या दूसरे जीव है जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न तत्वों पर निर्भर हैं। हम अपने अस्तित्व के लिए किन किन तत्वों पर निर्भर हैं? तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हम भी हैं और दूसरे जीव भी हैं, ठीक है ना, जो कि हमारी हेल्प करते हैं, उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में आखिर आता कौन कौन है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में हमने बताया जैविक घटक आते हैं, कुछ अजैविक घटक होते हैं। अब जैविक घटक जैसे कि डियर फ्रेंड्स पेड़ हैं, पौधे हैं और जीव जंतु हैं। पेड़ पौधे हमारी हेल्प करते हैं। और साथ में अजैविक घटक कौन आ जाएगा? जैसे वायु है, जल है ना, और प्रकाश है, ये अजैविक घटक हो जाएंगे। तो ये जैविक और अजैविक दोनों हमारी हेल्प करते हैं और हम भी हिस्सा हैं पारिस्थितिकी तंत्र का, क्योंकि हम भी हेल्प करते हैं दूसरे जीवों की, साथ में पेड़ पौधों की। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी तो पेड़ पौधों ने ले ली, और पेड़ पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ी तो हमने ले ली। तो एक मेंटेन बना रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र आपको कहाँ देखने को मिलता है? ज़्यादातर तालाब में एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। जैसे मछली है और मछली के साथ साथ वहाँ पे जल है जो अजैविक घटक है, और साथ में शैवाल वगैरह होती है जो कि जैविक घटक है ना, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जलीय जीव होते हैं, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र हुआ। इसके बाद खेत आप देख सकते हैं, वहाँ खेत में भी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। वहाँ पे बहुत सारे जीव होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पेड़ पौधे होते हैं, मानव होते हैं, जल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, जो कि हमारी सब एक दूसरे का हिस्सा हुआ है और हेल्प करते हैं, है ना, और एक दूसरे के अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। बस यही लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। उदाहरणतः वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जिसमें हम अनाज पैदा करते हैं। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इन चीज़ों के बिना। ये अजैविक घटक रहे। लेकिन जैविक घटक की बात करें तो जैसे पेड़ पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव, इनका भी पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन भी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, हम भी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा। तो वन प्राथमिक उत्पादक भी है। क्या है डियर फ्रेंड्स? जिन पर संपूर्ण जगत निर्भर है। अब संपूर्ण जगत कैसे? जैसे चाहे हम देख लीजिए, चाहे पेड़ पौधे पर हम भी निर्भर हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हैं, और साथ में बहुत सारे जीव आप बोल सकते हैं। और इन्हीं से हमारा भोजन, खाना पीना चलता है, कि सभी जीवों का। कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि आप कहें कि नहीं हम तो मांस मछली खाते हैं, तो डियर फ्रेंड्स वो भी तो पेड़ पौधे खाते हैं ना, तब ना वो जीवित रहते हैं। तो संपूर्ण जगत इन पर निर्भर हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए वन को क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा माना जाता है। क्लियर? देखिए आगे देखते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। हम देखते हैं जो विभिन्न प्रकार की उपजाति जो वन्य जीवन है, और कृषियों में अलग अलग प्रकार की कृषि, अलग अलग जैव विविधता मतलब कि जो जीवित हैं उनमें अलग अलग प्रजातियाँ, जैसे कि वहीं पे पेड़ पौधे हो जाना, वहीं पे कीड़े मकोड़े हो जाना, वहीं पे पशु पक्षी हो जाना। तो ये क्या हुआ? जीवों की विविधता, अलग अलग प्रजातियाँ, ठीक है ना, उसको जैव विविधता कहते हैं। देखिए आगे देखते हैं। देखिए भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, वनस्पतियों की अलग अलग वैरायटी पाई जाती है, प्राणियों की अलग अलग प्रजाति पाई जाती है। तो इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो हमारा भारत जो है ये वनस्पति जात और प्राणी जात मतलब जैव विविधता में दूसरे नंबर पे आता है। हमने ये अपने मन से बताया है क्योंकि हमें पता था, इसलिए हमने कहा जोड़ देना चाहिए। और सबसे प्रथम पे बात करें जैव विविधता के क्षेत्र में तो ब्राज़ील है, सर्वाधिक जैव विविधता वहीं पाई जाती है। इसके बाद देखें, यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, है ना। देखिए वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व का सबसे समृद्ध देशों में से एक है, जहाँ पे डियर फ्रेंड्स सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये तो नहीं कह सकते कि सबसे ज़्यादा भारत में ही पाई जाती है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता वाले जो देश हैं
उनमें से हमारा भारत का भी नंबर आता है। यहाँ पे भी सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ विश्व में सारे जैव उपजातियों की 8% संख्या हमारे भारत में पाई जाती है। जो विश्व में जितनी भी प्रजातियां हैं उनकी जैव उपजातियों में से 8% हमारे भारत में पाई जाती है, जो कि यदि संख्या में बात करें तो 16 लाख लगभग होगी, है ना। देखिए, जो कि मैंने संख्या बताई है ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2-3 गुना है। देखिए, आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। आपने सोचा होगा कि डियर फ्रेंड्स, इन संसाधनों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरी है हमारे लिए। जो जैव संसाधन है, जो वन्य जीव हैं और जो वन है, ये क्या इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है, क्यों आवश्यक है ये हमारे लिए। तो डियर फ्रेंड्स, आपने इन संसाधनों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, तो हमने इसके बारे में डिटेल से बता चुके हैं कि ये हमारे दैनिक जीवन से गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, है ना। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन से इतने गुथे हैं कि हम इनकी कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों में भारी दबाव पड़ा है ना। ये आप जानते हैं हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। इनके बिना हम भी हमारी लाइफ से कनेक्टिंग है इन सभी की। इनके बिना हमारे जीवन खतरे में पड़ सकता है। एक जीव दूसरे जीव ना होने के कारण कहीं ना कहीं या तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो दूसरे जीव को, क्योंकि हमने खाद्य श्रृंखला में देखा है यदि एक जीव दूसरे जीव को नहीं खाता है तो उस जीव की संख्या बढ़ जाएगी, जो कि दूसरे जीव के लिए आवास स्थल कम जाएगा, है ना। वो ही यूज करने लगेगा, या कुछ भी आवास स्थल या फिर भौतिक चीज़ों का वही यूज करने लगेगा। तो कनेक्टिविटी है ना। या फिर नहीं खाएगा तो बढ़ जाएगी, और खाएगा, ज़्यादा खाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो खतरे में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिंग है। तो डियर फ्रेंड्स, इसीलिए इन सब का संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इन संसाधनों का हम जो विकास के कारण इन पर भारी नुकसान हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, उद्योगों के कारण, विभिन्न औद्योगिक विकास के कारण जैसे रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं, तो बहुत सारे वनों को काटा गया। विभिन्न उद्योग धंधे खोले जा रहे हैं, वनों को काटा जाता है। तो इनकी कद्र हमें कब समझ में आती है। अभी आपने कोरोना टाइम पे हमने देखा कि बहुत सारे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, बहुत सारे लोग मर रहे थे। बड़े अमीर लोगों ने तो क्या किया, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लिया, लेकिन डियर फ्रेंड्स, गरीब लोगों का क्या होता है, वो तो बच जाते हैं। वो तो उनकी तो खतरा खाली नहीं है ना उनकी ज़िंदगी, इसका बता दिया। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे दैनिक लाइफ से बिल्कुल गुथे हुए हैं, लेकिन हम इनकी कदर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, अभी समझ में नहीं आता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी कोरोना टाइम पे ऑक्सीजन की कैसी कमी हो रही थी, तो वन की कद्र हमें समझ में आ ही गई होगी, है ना। कि वन ना होने की वजह से, वन को अंधाधुंध कटाई के कारण क्या हुआ, अभी ऑक्सीजन से बहुत सारे लोगों की जानें गई और बहुतों की कमी आई, ऑक्सीजन की कमी आई। तो हमें इन सभी संसाधनों का डियर फ्रेंड्स, हम जब तक मिलता जाता है तब तक यूज करते जाते हैं। लास्ट में सोचते ही नहीं है कि ज़रूरत पड़ने वाली भी है कि नहीं पड़ने वाली है। धन तो जोड़ रहे हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स, आने वाली पीढ़ी के लिए धन ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत है इन संसाधनों की। इनके जो हम अंधाधुंध विनाश कर रहे हैं, कटाई करवा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो इससे हम धन ना जोड़कर ये जोड़िए ना, जिससे उनका जीवन बच सके। धन से जीवन नहीं बच सकता, है ना। आगे देखते हैं डियर फ्रेंड्स। तो इन सब का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आगे देखते हैं। कुछ अनुमान कहते हैं कि भारत में डियर फ्रेंड्स, यदि हम इन वनस्पतियों की बात करें, कितनी ज़्यादा है, क्या है, कम है, इनका रिकॉर्ड देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनके रिकॉर्ड की। तो यह अनुमान कहते हैं, देखिए, कुछ अनुमान कहते हैं कि भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। मतलब 10% वनस्पति खतरे पर पड़ी हुई है और 20% जो जीव हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है या कुछ लुप्त हो चुके हैं। इनमें से कई उपजातियां नाजुक अवस्था में हैं, लुप्त होने की कगार में हैं। इनमें से आप देख सकते हैं कौन है लुप्त होने की कगार में। जैसे आपको चीता आप कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, एक प्रकार से लुप्त ही हो चुका है। गुलाबी सिर वाली बतख, उल्लू,
चित्तीदार उल्लू, मधुकार, इंसिग्निस, महुआ, जंगली किस्म जो है हुवर्डिया हेप्टान्यूरांस, ये प्रजाति है पौधे की। तो डियर फ्रेंड्स, इनका तो रता पता ही नहीं हमें दिखाई दे रहा है, लुप्त होने की कगार में है। तो ये लुप्त होने की कगार में क्यों है? तो इनको इनका पारिस्थितिकी तंत्र नहीं मिल रहा है। इनको जो उसकी ज़रूरत है, जिस सिचुएशन की, मतलब इनको हो सकता है कोई गैस की ज़रूरत हो और दूसरा ख़त्म हो गया हो, उससे मिल ही ना रहा हो इसको, है ना। या फिर और भी कारण हो सकते हैं, शिकार भी हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे बाद में। देखिए, वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। अभी तो हमने अनुमान लगाया है कि 10% और 20% वनस्पति जात और प्राणी जात लुप्त होने की कगार में है, कुछ लुप्त हो चुके हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यदि हम रिकॉर्ड रखने की बात करें तो अभी कोई नहीं रख सकता, क्योंकि हम ऐसे असंख्य छोटे छोटे जीव देखते हैं जिनके बारे में नाम भी पता नहीं है। वो विलुप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या हमें पता चलेगा? नहीं। और लेकिन डियर फ्रेंड्स, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी भी संरक्षण प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वास्तव में यह नहीं बता सकता कि कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े जीवों पर जल्दी चला जाता है। हम देख लेते हैं कि ये जीव था, वो कहाँ गया, लेकिन छोटे छोटे जीव पर तो जाता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, दिखाई ही नहीं देते हैं। तो हम लुप्त होने पर अधिक ध्यान बड़े जीवों पर, दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों पर लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी, छोटे कीटों, पौधों पर महत्वपूर्ण होते हुए भी हमें इन पर ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो समझ में आया कि हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये जीव। चलिए फ्रेंड्स, लुप्त होने वाले वन के बारे में बात करते हैं। भारत में जिस पैमाने पर वन की कटाई हो रही है, वह विचलित कर देने वाली बात है। इतनी अंधाधुंध कटाई से डियर फ्रेंड्स, इसका तो आप नतीजा देख ही चुके हैं, और आने वाली पीढ़ी और अच्छे से देखे, यदि यही चलता रहा तो, है ना। विचलित कर देने वाली बात है। देश में यदि हम वनों की बात करें, देख आप काट तो रहे हैं, आप विकास भी जरूरी है, लेकिन उसकी अपेक्षा आप लगाइए वहाँ पे। एक काटिए, 2 लगाने की हैसियत रखिए, तो ही एक को टच करिए, वरना मत करिए, है ना। देश में वन आवरण की बात करें तो अनुमानतः 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है वनों का, जो कि परसेंट में बात करें तो 24% वन पाए जाते हैं हमारे इंडिया में, है ना। अब 24% वन में से यदि हम इनकी भी सघन वन होते हैं, कुछ खुले वन होते हैं, कुछ मैंग्रोव वन होते हैं, तो सघन वन की बात करें तो 12.2% है सघन वन और 9.14% है खुले वन, और मैंग्रोव वन है 0.14%। अब मैंग्रोव वन के बारे में आप सवाल पूछेंगे कि आखिर होते क्या हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैंग्रोव वन वो होते हैं जो कि डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत होती है, जहाँ पे नदियाँ का मुहाना होता है, गिरते हैं। जैसे आप कच्छ में, गुजरात का कच्छ है जो, और साथ में आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर मैंग्रोव, बंगाल की खाड़ी पास, ये यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट है, ठीक है ना, 2015 की रिपोर्ट है, जहाँ पे 24% वनों का आंकड़ा बताया गया है, जिसमें कि सघन वन की बात करें तो 12.2% और खुले वन की 9% और मैंग्रोव वन 14%। आप रिपोर्ट दे सकते हैं 2013 की है, ठीक है ना। देखिए, आप चित्र में देख लीजिए, यहाँ पे वन लगे हुए हैं, किस प्रकार लकड़ी कट रही है, जल रही है। अनुसार वर्ष 2013 में सघन वन क्षेत्रों में 3775 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपाय और प्रबंधन की भागीदारी वृक्षारोपण से हुई। आइए हम विभिन्न प्रकार के पौधों, प्राणियों और जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार इनको निम्न भागों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि जो पौधे और प्राणी हैं, इनको डियर फ्रेंड्स, इनके बारे में यदि हम बात करें, पता लगाएं, तो इनका रिकॉर्ड रखने वाला होता है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। इसके जो रेड डाटा बुक भी लागू करता है, कौन से जीव समाप्त हो चुके हैं, कौन से जीव विलुप्ति की कगार में है ना, तो उनके बारे में जानकारी देता है। और ये कि हम उन पर कैसे निगरानी रख सकें, उनको बचा सकें, इसके बारे में जानकारी हमें यही देता है। 1963 में शायद इनकी स्थापना हुई थी, हाँ, रेड डाटा बुक लागू करता है।
देखिए इसके अनुसार विभिन्न श्रेणियाँ कौन कौन सी है, इसने किस प्रकार उनको विभाजित किया है, उनके बारे में बात करते हैं। तो कुछ होती हैं सामान्य जातियाँ जो कि संकट में नहीं हैं, है ना, सामान्य स्थिति में हैं। तो आप देख सकते हैं सामान्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु है, साल है, चीड़ है, कृदंत है, रोडेंटस इत्यादि। ये क्या है, सामान्य जातियाँ हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके बाद आती हैं दूसरी, इसने जो दूसरी जाति बाती है वो संकटग्रस्त है, मतलब उनमें संकट मंडरा रहा है ना, और यदि यही हाल रहा तो वो समाप्त हो सकते हैं। तो सामान्य जातियाँ कुछ होती हैं सुभेद जातियाँ, कुछ होती हैं विलुप्त जातियाँ, इस आधार पर बांटा है इन्होंने IUCN ने। देखिए संकटग्रस्त जातियाँ वे जातियाँ होती हैं जिनको विलुप्त होने का खतरा है ना, जिन्हें विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या डियर फ्रेंड्स लगातार कमी पाई जाती है, कमी हो रही है और ये संकट में है। हो सकता है इनका संरक्षण प्रदान ना किया जाए, इनको इनके अनुसार वातावरण ना दिया जाए तो ये समाप्ति हो सकते हैं। आप है बताइए, जैसे हम जैसे वातावरण में माहौल में रहते हैं और यदि हमको वो माहौल ना मिले तो हमारा धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो ह्रास होने लगता है, कमी आने लगती है और हम दुबले होने लगेंगे और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम पता ही न चलेगा हमारा, है ना, विलुप्त के कगार में। इसी प्रकार जातियाँ हैं, उनको उनके अनुसार यदि माहौल नहीं दिया जाता है, हो सकता है वो उस माहौल को सहन ना कर पाएँ और वो तो उनकी परिस्थिति वैसी जुटानी चाहिए यदि वो संकटग्रस्त में है। यदि वे सारी जारी, देखिए यही लिखा हुआ है कि इनकी संख्या लगातार कम पाई जाती है, होती जा रही है। यदि यही जारी रहा तो इन जीवित रहना इनका कठिन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं काला हिरण, हमें पहले ज़्यादातर दिखाई देते थे लेकिन अब इन पर डियर फ्रेंड्स बहुत कम दिखाई देते हैं। मगरमच्छ है, जंगली गधा है, गैंडा है, शेर पूँछ वाला बंदर, ये भी हमें कहीं अब दिखाई कम देता है। संकट छाया हुआ है। सगाई है, सगाई कहाँ पाई जाती है, मणिपुर हरियाणा है इत्यादि। इस प्रकार की जातियाँ इसके विशेष उदाहरण हैं जो कि डियर फ्रेंड्स इनको अनुसार हो सकता है इनकी परिस्थिति ना मिल रही हो या शिकार हो रहा हो, तो ये सब संकटग्रस्त जातियों में रखा गया है। तो पहले हमने देखी IUCN के अनुसार सामान्य जातियाँ वो हैं जो कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से भी रह रही हैं, ठीक है, सामान्य स्थिति में, जैसे साल है, चीड़ है, ये सभी। इसके बाद संकटग्रस्त जातियाँ देखी हमने। संकटग्रस्त जातियाँ वो होती हैं जो कि विषम परिस्थिति, उनके अनुसार परिस्थिति नहीं मिल रही है, जिसके अनुसार उनकी संख्या लगातार कमी हो रही है, जैसे मगरमच्छ है, काला हिरण है, जंगली गधा है, शेर पूँछ वाला बंदर है। इसके बाद आता है नंबर सुभेद जातियों की। अब सुभेद जातियाँ क्या है, सुभेद जातियों को इनकी संख्या घट रही, वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थिति नहीं बदली जाती है तो इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। अभी डियर फ्रेंड्स ये संकटग्रस्त में नहीं है सुभेद जातियाँ, है ना, लेकिन इनकी परिस्थिति नहीं बदली गई तो ये संकटग्रस्त की श्रेणी में चली जाएंगी। ध्यान रखना, सुभेद जातियाँ मतलब ये ज़्यादा संकट नहीं है लेकिन सामान्य भी नहीं है, घट रही है संख्या, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं एशियाई हाथी है, गंगा नदी का डॉल्फिन है, नीली भेड़ है इत्यादि। क्या है डियर फ्रेंड्स, ये सुभेद जातियाँ हैं। अभी इन पर सुभेद के बाद आता है संकटग्रस्त जाति, है ना, संकटग्रस्त के बाद फिर विलुप्त होने वाली कगार आ जाती। देखिए फ्रेंड्स, दुर्लभ जातियाँ क्या होती हैं, इन जातियों की संख्या बहुत कम है या सुभेद की स्थिति में है और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थिति परिवर्तित नहीं होती हैं, तो यह संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाती हैं। ये दुर्लभ जातियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है और ये बहुत कम पाई जाती हैं, दुर्लभ हैं। दुर्लभ तो से स्पष्ट हो जाता है कि बहुत कम है, आसानी से मिल पाना मुश्किल है। और यदि इन पर विषम परिस्थिति है और ये नहीं बदली जाती है तो एक समय ऐसा आएगा कि संकटग्रस्त की श्रेणी में चली जाएंगी। अब देखते हैं स्थानिक जातियाँ। सुभेद जातियों और दुर्लभ जातियों में क्या डिफरेंस, तो फिर आप बोलेंगे तो सुभेद जातियाँ ऐसी हैं जिनकी संख्या निरंतर कम हो रही है, संकटग्रस्त में नहीं है, और दुर्लभ जातियाँ वो हैं जो कहीं मिलती ही नहीं है, बहुत कम मिलती हैं। एक तो संख्या वैसे ही कम है और कम रही है, तो ये दुर्लभ जातियाँ हुई। और सुभेद जातियाँ भी संख्या तो है लेकिन उनकी संख्या घट रही है ना, दुर्लभ नहीं है कि मिलती नहीं है कहीं।
तो वो सुभेद होती हैं। क्लियर हुआ सुभेद और दुर्लभ में। अब देखते हैं स्थानिक जातियाँ। स्थानिक जातियाँ नाम से ही स्पष्ट है, जैसे कि स्थान विशेष में पाई जाने वाली, हर जगह नहीं पाई जाती। देखिए, प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ, जैसे अंडमानी टेल है, निकोबारी कबूतर है, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इन जातियों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ठीक है ना। तो ये स्थान विशेष पे, जैसे हमने बोला यहीं पे स्थान विशेष में कैसे, अंडमानी टील तो ये अंडमान में ही पाया जाएगा ना, हर मध्य प्रदेश में नहीं मिल जाता। निकोबारी कबूतर, ये निकोबार में ही कोई विशेष प्रजाति है कबूतर की, ये उसको वहीं पर रह सकता है और कहीं नहीं रह सकता। इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, अरुणाचल प्रदेश स्थान विशेष में है ना। इन जातियों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, सीमाओं पर पाए जाते हैं। एक प्रकार से देखिए, प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं में अलग विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये हर जगह इनका मिल पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, लुप्त जातियाँ। आखिर लुप्त जातियाँ कौन सी होती हैं? तो लुप्त से तो शब्द से ही समझ में आ रहा है, लुप्त जातियाँ वो होती हैं जो कि डियर फ्रेंड पहले पृथ्वी पर उपस्थित थी, लेकिन अब हम उनके आवास स्थल पर जाके देखते हैं तो हमें दिखाई नहीं देती हैं। देखिए, वे जातियाँ जिनके रहने के आवासों को खोज करने पर, जहाँ पे मतलब वो रह रही थी, उनके आवासों में खोज की जाए तो वो अब जातियाँ हमें दिखाई नहीं देती हैं, अनुपस्थिति पाई जाती है। मतलब वे जातियाँ जिनके रहने वाले आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई है, ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, महाद्वीप, पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं, उनको हम लुप्त जातियाँ कहते हैं। मतलब वे जातियाँ जैसे जो कोई भी जहाँ वो रह रही थी उनके स्थान पे खोजा गया, दूसरे स्थान पे खोजा गया, महाद्वीप, प्रदेश, देश सब जगह खोजा गया, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही हैं, उन जातियों को हम क्या कहते हैं? लुप्त जातियाँ कहते हैं। ऐसी उपजातियाँ जैसे कि डियर फ्रेंड्स, चीता पहले हम बहुत दिखाई देता था, लेकिन अब हमें कहीं भी चीता दिखाई नहीं देता है। अफ्रीका, एशिया में इसका निवास स्थान था, लेकिन अब हमें पूरे प्रदेश, देश, महाद्वीप कहीं भी खोज लो, हमें चीता की प्रजाति दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार गुलाबी सिर वाली बतख, ये हमें दिखाई नहीं देने वाली लुप्त जातियाँ हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने IUCN के अनुसार 5 प्रकार की जातियाँ देखी। कौन कौन सी? सामान्य जाति, जिनको कोई संकट नहीं है, वो सामान्य स्थिति में है, ना ज़्यादा बढ़ रही हैं ना घट रही हैं। दूसरी जातियाँ ऐसे जीव जातियाँ, मतलब ऐसे जीव या फिर पेड़ पौधे, ठीक है, वनस्पति जात या प्राणी जात। दूसरी हमने देखी संकटग्रस्त जातियाँ, मतलब कि उनको घोर संकट है, उसकी विषम परिस्थिति की नहीं बदली गई तो उनकी संख्या निरंतर गिरती जा रही है और लुप्त प्राय जातियों में आ जाएगी वो, है ना। तीसरी देखी सुभेद जातियाँ वो हैं जिनकी संख्या में गिरावट आ रही है और इनकी परिस्थिति नहीं बदली गई तो ये संकटग्रस्त में आ जाएगी। ज़्यादा परेशान नहीं है, ज़्यादा संकट की बात नहीं है, लेकिन संख्या धीरे धीरे घट रही है, उनको सुभेद जातियाँ कहते हैं। इसके बाद दुर्लभ जातियों के बारे में हमने चौथी पढ़ी। दुर्लभ जातियाँ वे जातियाँ जिनकी संख्या में निरंतर डियर फ्रेंड्स कमी आ रही है और उनकी और वो दुर्लभ भी है, संख्या भी घट रही है और वो कहीं ज़्यादा मिलती भी नहीं है, बड़ी विशेष स्थान पे मिलती हैं, दुर्लभ है उनका मिलना। तो डियर फ्रेंड्स, वो जातियाँ होती हैं कौन सी? दुर्लभ जातियाँ, है ना। और संख्या यदि उनको परिवर्तित, उनकी स्थिति, उनकी जो परिस्थिति है जिसके कारण वो घट रही हैं, वो चेंज नहीं किया गया तो एक समय ऐसा आएगा कि वो संकटग्रस्त में चली जाएंगी। पांचवी हमने देखी लुप्त प्राय जाति। लुप्त प्राय जाति वो जातियाँ होती हैं जो कि डियर फ्रेंड्स उनके आवास स्थान पर जाके खोजा गया तो वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। चाहे जहाँ देख लीजिए, चाहे महाद्वीप, देश, महाद्वीप, क्षेत्र विशेष, कहीं पे देखिए हमें ये जातियाँ दिखाई नहीं देती हैं, पूर्णतः लुप्त हो चुकी जातियाँ थी, उनको हम लुप्त जातियाँ कहते हैं। जैसे लुप्त जाति में हमने गुलाबी सिर वाली बतख देखा और चीता देखा। देखिए, एशियाई चीता जो कि हम देख रहे हैं हमें कहीं दिखाई नहीं देता है, आखिर चला कहाँ गया था तो पहले? तो डियर फ्रेंड, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, भूमि में रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता था, मतलब सबसे तेज चलने वाला प्राणी था चीता, ध्यान रखना। यह बिल्ली परिवार का एक अजूबा विशिष्ट सदस्य था जो कि डियर फ्रेंड्स 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता था।
1 घंटे में 112 किलोमीटर की गति तय करता था डियर फ्रेंड्स चीता। सोचिए कितना ज़्यादा तेज चलता होगा। लोगों को आमतौर पर इस पर भ्रम था कि चीता एक तेंदुआ होता था। लोग तेंदुए को चीता को तेंदुआ कह दिया करते थे। चीते की विशेष पहचान क्या थी? उसकी आँखों के कोने में मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीर नुमा निशान होते थे चीता के मुंह में, ठीक है ना। 20वीं शताब्दी से पहले चीते कहाँ पे दिखाई देते थे? अफ्रीका और एशिया के दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से लगभग लुप्त हो चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, पहले 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका में चीता हमें आसानी से मिल जाते थे, लेकिन डियर फ्रेंड्स अब इनकी ज़्यादातर शिकार उपलब्धता हो गई है, इनकी आवास में प्रॉब्लम हो रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी संख्या में गिरावट आ रही है। गिरावट के साथ तो ठीक है, इनकी संख्या पूर्णतः समाप्ति हो चुकी है। भारत में यह जाति पहले 1952 में ही लुप्त घोषित कर दी गई थी। भारत में तो 1952 से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब हम देखें तो प्रेजेंट टाइम पे हमें कहीं भी चीता दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, वे प्रतिकूल कारक कौन कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हो रहा है? हम देख रहे हैं इनकी संख्या में जीवों की निरंतर गिरावट आ रही है। बहुत से जीव लुप्त हो रहे हैं, कुछ सुभेद हैं, कुछ संकटग्रस्त है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो होता है ना इतनी बड़ी वजह का। तो देखिए, यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति के संसाधनों को परिवर्तित कर दिया है। सबसे मेन कारण तो यही है। जो प्राकृतिक संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल है, वायु है, वन है, तो हमने कहीं ना कहीं इन पर हानि पहुंचाई है। उसका प्रतिफल हमें देखने को मिलता है। इनका हमने बताया था, एक जीव दूसरे जीव से प्राकृतिक संसाधनों से कनेक्टेड है। हमें डियर फ्रेंड्स अभी हवा ना मिले शुद्ध तो आपका क्या होगा? अभी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, कितने लोग मारे गए। और यदि पूर्णतः ऑक्सीजन बंद हो जाए तो आप बताइए क्या होगा? क्या कोई प्राणी रह पाएगा जीवित? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी मानव जीवित नहीं रह पाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, बस वही समझ लीजिए कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का परिवर्तित करना ही इसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहा है। यही वजह है कहीं ना कहीं इनके विलुप्त होने के, इनके संकट होने के कारण। हम देख रहे हैं आपको हर घर में पेशेंट मिल रहा है। हमको देखेंगे आप कोई ना कोई व्यक्ति आपको हर घर में बीमार मिल ही जाता है। आखिर क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का परिवर्तन। हम देख रहे हैं ना तो हम शुद्ध रूप से हवा ले पा रहे हैं पहले जैसे। प्रदूषण ही प्रदूषण, वाहनों की हवा ले रहे हैं हम, डीजल पेट्रोल महक रहा है चारों ओर, धूल। क्या हम शुद्ध वातावरण में जी रहे हैं? क्या हमें शुद्ध हवा जो पेड़ पौधों वाली, पुष्पों वाली वो हवा मिल रही है क्या? नहीं। शुद्ध पानी मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। केमिकल्स खाना मिल रहा है? नहीं। उर्वरक यूरिया DAP कितनी डाली जा रही है, जिसका और साथ में कीटनाशक दवाइयाँ, जिसके कारण एक कीटनाशक दवाई डालने से कितने जीव खत्म हो जाते हैं। वो हमारे अंदर वो कीटनाशक जाएगी तो क्या होगा? वो हमें भी हानि पहुंचाएगी। तुरंत नहीं गई, बाद में गई। 15 साल तक प्रभाव रहता है DDT का। बस वही सोच लीजिए। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का चेंजिंग इन सभी जीवों के लिए ह्रास का प्रमुख कारण है। देखिए डियर, हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि बहुत सारी चीज़ें डियर फ्रेंड्स वन और वन्य जीवन से प्राप्त होती हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखें या अप्रत्यक्ष रूप से। तो डियर फ्रेंड्स, तो छेड़खानी कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं प्रकृति के साथ में, है ना। पशु पक्षी नहीं कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, तो इससे हमारी छेड़खानी, हस्तक्षेप से कहीं ना कहीं वन्य जीवन और वनों को भारी नुकसान हमने ही पहुंचाया है। जैसे उद्योग धंधे खोलना, जिससे डियर फ्रेंड्स ये रेल लाइन बिछाना, तो ये हमने छेड़खानी की ना प्रकृति के साथ, वनों के साथ। तो फिर नुकसान किसने पहुंचाया? हमने। भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान कब हुआ है डियर फ्रेंड्स? यदि देखा जाए तो उपनिवेशवाद काल में हुआ है। जब उपनिवेशवाद था, मतलब कि भारत में उपनिवेशवाद था किसका? इंग्लैंड वालों का, अंग्रेज़ों का तो फैलाया था। तो उस टाइम पे सर्वाधिक वनों का विनाश हुआ है, नुकसान हुआ है। कैसे? जैसे रेल लाइन चलाई गई उसी टाइम पे। कृषि को बढ़ावा दिया गया। कृषि को बढ़ाएंगे डियर फ्रेंड्स तो झूम खेती के द्वारा, जैसे नील
कृषि करवाना, चाय के बागान लगाना। तो इससे क्या हुआ, जब असम में जैसे हम देखते हैं चाय के बागान लगाए गए, नील की खेती की गई, तो चंपारण वगैरह में। तो डियर फ्रेंड्स, इससे क्या हुआ, इससे कहीं ना कहीं इसी खेती को हमारी ज़मीन मिट्टी जो है डियर फ्रेंड्स, उसको उर्वरता उसकी सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती थी इससे, बागान की खेती से। और साथ में क्या होता है, वनों को काट के कृषि क्षेत्र को बढ़ाया गया। अब डियर फ्रेंड्स, वनों को काट रहे हैं, कृषि क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, तो वनों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ कृषि से। व्यवसाय कर रहे हैं, वाणिज्य बढ़ा रहे हैं, उद्योग धंधे खोल रहे हैं, उसके लिए ईंधन चाहिए और उसके लिए लकड़ी काट के वनों को काटा जा रहा है। और उद्योग खोलेंगे डियर फ्रेंड्स, तो उससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ये सभी भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण सभी होते हैं। कैसे, कोई भी उद्योग चलता है तो उससे डियर फ्रेंड्स अपशिष्ट पदार्थ नदियों में बहा दिया जाता है और जो खराब कचरा वगैरह होता है उसको ज़मीन पर फेंक दिया जाता है, जिससे ज़मीन की उर्वरता क्षमता नष्ट होती है। और डियर फ्रेंड्स, उद्योग से आप देख रहे होंगे ऊपर धुआं भी निकलता है, जो कि वायु प्रदूषण फैलाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो कहीं ना कहीं हमने बहुत उपनिवेश काल में उद्योग धंधे ज़्यादातर बढ़ोतरी में थे, है ना। तो उस टाइम पे सर्वाधिक क्या हुआ है, सर्वाधिक नुकसान हुआ है हमारे प्राकृतिक संसाधनों का, वन और वन्य जीवों का। देखिए, खनन क्रियाओं से भी वृद्धि हुई है उसी टाइम पे। तो डियर फ्रेंड्स, हम ये बस नहीं कह सकते हैं कि हमें उपनिवेशवाद काल बस में हुआ है। ये जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों को सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से। उस टाइम भी हरित क्रांति आई, कृषि ज़्यादातर फैल रही थी, क्योंकि हम अभी देखते हैं कि देश की आधी जनता कृषि पर निर्भर है, 50%। तो यही लिखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। वन संसाधनों को कम किया गया और कृषि को आगे बढ़ाया गया। भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 1951 और 1980 में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र से कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। यदि आप 1951 से और 1980 तक का आंकड़ा देखेंगे, मतलब ये डियर फ्रेंड्स 30-29 साल का आंकड़ा यदि हम देखें, तो उस टाइम पे 26,200 वर्ग किलोमीटर जहाँ पे वन थे, उस वन को काट करके और क्या किया गया, वहाँ पे कृषि कार्य करवाया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर मध्य भारत में स्थानांतरित खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई का निम्नीकरण हुआ। झूम खेती को हम देख रहे हैं, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती स्लैश बर्न खेती के चलते वनों की कटाई और निम्नीकरण हुआ। झूम खेती में बस यही होता है, वहाँ साफ करो, जहाँ पे भी वन लगे हैं, बंजर भूमि है, वहाँ पे बंजर नहीं वन लगे हैं, वहाँ को काटो, जलाओ और लास्ट में खेती करो, 2-3 साल करो, उर्वरता खत्म हो जाती है कुछ टाइम के बाद, तो खाद की ज़रूरत नहीं है कि देसी खाद डालो, वहाँ की जगह छोड़ो, दूसरी जगह पकड़ो। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे वन को हानि हुई कि नहीं हुई, बहुत सारे वन काटे गए। तो डियर फ्रेंड्स, क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या जो उपनिवेश काल में हमने कहा कि वन का ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो क्या उसी को दोषी माना जाए या फिर और भी कारण है, या फिर उसके बाद भी वनों का ह्रास हुआ है, वन्य जीवों का? देखिए, हमारे कुछ पर्यावरण और विशेषज्ञ के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन और वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने का रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई हैं। हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, यदि हम एकल वृक्ष लगाए गए, मतलब एक जगह पे एक ही प्रकार के वृक्ष लगाए गए, इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारे जो एक विशेष स्थान पर, जैसे कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया गया है, ये एरिया था, यहाँ पे आम का वृक्ष भी लगा है, नींबू का वृक्ष भी लगा है और महुआ का वृक्ष भी लगा है। अब डियर फ्रेंड्स, एकल वृक्ष जाति को बढ़ावा दिया गया, जैसे एक ही प्रकार के लगातार वृक्ष लगाए जाए इस एरिया में, तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी वनों की प्रजाति इससे भी क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग प्रजातियाँ थी, उनको ह्रास हुआ क्योंकि हमने एक ही वृक्ष लगा दिया, और फिर लास्ट में हो सकता है उस जाति का वृक्ष लगाया ही न जाया हो कहीं, है ना, क्योंकि वो फल फूल ना देता रहा हो, ऑक्सीजन बस, या फिर और कुछ इनडायरेक्ट रूप से हमें लाभ देता रहा हो और हमको पता ही ना हो उस लाभ का, डियर फ्रेंड्स, तो उस जाति का तो ख़त्म ही हो गया है। जैसे हमें कोई पक्ष फल देता है तो हम तो डायरेक्ट रूप से ले लेते हैं
हमें फल दिया ये वृक्ष लगाना है, बल्कि हो दूसरा वृक्ष ऑक्सीजन देता है उससे भी ज़्यादा, जैसे पीपल का वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन देता है, नीम जो तुलसी का पौधा है रात में भी ऑक्सीजन देता है। सब वृक्ष नहीं देते रात में ऑक्सीजन, तो हम इनको लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि डियर फ्रेंड्स फल हैं उनको देने वाले, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से देने वाले ऑक्सीजन वगैरह, तो इनको वृक्ष को लगाना हम एक तो पूजा के लिए लगाते हैं या कुछ और के लिए, पैसे नहीं लगाते हैं, है ना। तो ये क्या है, इस प्रकार यदि हम रोपण वृक्ष लगाते हैं, एकल वृक्ष, तो इससे बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे वृक्ष उनकी तो खत्म ही हो गया, वो उनका पता ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर सागौन के एकल से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। जैसे दक्षिण भारत में हम देखते हैं सागौन के वृक्ष लगाने से बहुत सारे वन की जो प्रजातियां थी वो ख़त्म हो गई हैं। और हिमालय में हम देखें चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय में ओक और रोडोडेंड्रॉन का वनों का नुकसान हुआ है। जो चीड़ का वृक्ष लगाया गया, कतार से लगाए गए, तो डियर फ्रेंड्स इससे बहुत भी जो अलग वैरायटी थी, ओक के वृक्ष था, रोडोडेंड्रॉन है, इन वृक्षों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है ना। ये बस नहीं है कि अपन ने उपनिवेशवाद काल की ही अपन दोषी ठहराएं, इन वनों का ह्रास का रोपण भी एक प्रमुख कारण है ना, रोपण एकल वृक्ष लगाना जो। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसी बहुत सारे पर्यावरण और जो वनों के अधिकारी हैं वो मानते हैं कि जो जलाऊ लकड़ी ले जाने वाले लोग हैं और जो चारागाह जो पशुओं को चराते हैं, इसके कारण भी वनों का बहुत ह्रास हो रहा है और मुख्य कारण है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, देखा जाए यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई तो हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ और शाखाएं काट कर की जाती है, न कि पूरा वृक्ष काट करके। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश का मूल्यवान वन पदार्थ, खनिज और अन्य संसाधन का संचय कोष माना जाता है। जो वन है डियर फ्रेंड्स, वो पारिस्थितिकी तंत्र में देश के मूल्यवान वन पदार्थ, खनिज और अन्य संसाधनों का सबसे ज़्यादा संचय का कोष माना जाता है। कहीं ना कहीं इन्हीं से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। जैसे हम देखते हैं कोयला है, पेट्रोलियम है, ये कभी ना कहीं भी भूकंप या फिर दबकर के वन या वन्यजीव जैविक पदार्थ जैव ईंधन माने जाते हैं, इसीलिए दबकर के यही वन ही देते हैं हमें। करोड़ों साल हो जाते हैं लेकिन बनने में उसके लिए। तो अन्य संसाधनों का संचय कोष माना जाता है जो कि तेज़ी से विकसित होती औद्योगिक शहरी मांग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वन ही डियर फ्रेंड्स, जो औद्योगिक शहरीकरण हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे वन। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं, विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात करें हिमालय यब संकट में है। जो हिमालय में यब नामक एक चीड़ की प्रकार की एक सदाबहार वृक्ष है, यब चीड़ की प्रकार जो चीड़ पाया जाता है हिमालय में, तो उसके प्रकार की एक सदाबहार वृक्ष है हिमालय यब। यह औषधीय पौधा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यह, ध्यान रखना। यह एक औषधीय पौधा है जो कि हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पेड़ की छाल, पत्ते, टहनियाँ हैं, जो छाल, पत्ते, टहनियाँ और जड़ों से क्या निकलता है, टक्सोल नामक रसायन निकलता है, जो हिमालयन एब है, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और हिमालय में पाया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी डियर फ्रेंड्स यब में पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, जड़ हैं, इससे क्या निकलता है, टैक्सोल निकलता है नामक रसायन निकाला जाता है, जो कि डियर फ्रेंड्स सबसे खतरनाक बीमारी के लिए उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी है सबसे खतरनाक, जिसका अभी तक इलाज नहीं बना है, ध्यान रखना, वो है हमारे यहाँ कैंसर। कैंसर जैसे रोग पर इससे बचा जा सकता है, निजात पाया जा सकता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। कौन सी, टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, किससे, हिमालयन यब से। यह अत्यधिक निष्कासन से वनस्पति जाति को बहुत खतरा पैदा हो गया है।
यदि इसका निष्कासन किया जाता है तो वनस्पति जाति में बहुत खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं ये एकमात्र वृक्ष ऐसा है जो कि डियर फ्रेंड्स टैक्सोल रसायन निकालता है, जिससे कैंसर से भी निजात पाया जा सकता है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यक के हजारों पेड़ ही सूखे मिले हुए हैं। तो ये तो गलत बात है, और गलत तो सभी पेड़ों का सूखना है, लेकिन ये तो डियर फ्रेंड दुर्लभ प्रजाति है ना, बड़ी आसानी से मिलने वाली नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक की बात करें यदि हम, कि वो कौन से कारक हैं जिनके कारण भारत में जैव विविधता में कमी आ रही है। जैव विविधता तो आप जान चुके हैं कि जैविक बहुत सारी प्रजातियों का ना होना, एक ही प्रजाति का हो पाना। जैसे जैव विविधता उसे कहते हैं जहाँ हम देखते हैं वृक्षों की बहुत सारी प्रजातियाँ हों, पशु पक्षी हो, है ना, तो जैविक जीवों का अलग अलग प्रजातियाँ होना। तो उसमें जो कमी आ रही है, एक ही प्रकार के पौधे हमें दिखाई देने लग रहे हैं। तो रोपण कृषि भी हो सकता है, रोपण जो वृक्ष लगाए जाते हैं, एकल पद्धति। साथ में जैव विविधता के यदि हम कमी आने का कारण देखें तो वन्य जीवों और आवास का विनाश होना है। वन्य जीवों का आवास का विनाश होना मतलब जहाँ वन में रहने वाले जीव हैं उनका आवास का विनाश हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, वो तो कहीं ना कहीं जाएंगे ही, कहाँ जाएंगे, है ना, वो वहाँ जब उनका आवास ही नहीं रहेगा तो वो रहेंगे कहाँ। जंगली जानवरों का मारना, बहुत से लोग जंगली जानवरों को मार रहे हैं। तो डियर फ्रेंड, जब वो मर जाएंगे तो कहाँ की जैव विविधता रहेगी, वो प्रजाति तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। आखेटन होना, पर्यावरण प्रदूषण और विषाक्तीकरण। पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतुओं को हानि पहुंच रही है, और जिसके कारण वो अब जीवित रहना उनका नामुमकिन हो गया है, और वो उनको हानि होने के कारण वो विलुप्ति की घटते ऐसा टाइम आया है कि बहुत सारे जीव विलुप्त भी हो चुके हैं, और दावानल आदि शामिल हैं। देखिए, पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा और उनका असमान उपभोग, और पर्यावरण का रखरखाव की बात करें, रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। यदि हम पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में देखें तो डियर फ्रेंड्स, जैसे अभी तो हमने देखा कि उनका आवास का विनाश हो रहा है ना, आवास नहीं रहेगा तो वो कहाँ रहेगा, उनको मारा जा रहा है, उनका आखेटन किया जा रहा है, शिकार पर लोग जाते थे पहले। तो ये भी हमारी जैव विविधता को कम करने का मुख्य कारण था। इसके साथ ही यदि हम और कारकों की बात करें पर्यावरण के विनाश की, कि क्या कारण है कि पर्यावरण का विनाश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं संसाधनों का असमान बंटवारा। अब ये कैसे, हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे असमानता पाई जाती है बंटवारा में। आधे अमीर लोग अत्यधिक संसाधनों का यूज कर रहे हैं और गरीब लोगों की अपेक्षा। और जिम्मेदारी और रखरखाव की बात आती है तो गरीब लोग ज़्यादा उनका रखरखाव कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का अमीर लोगों की अपेक्षा। कैसे, जैसे उद्योग धंधे कौन खोलता है, क्या गरीब लोग खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, तो अमीर लोग ही खोलते हैं। अमीर लोग खोलेंगे डियर फ्रेंड्स तो उनको उद्योगों में जल की ज़रूरत होती है, और वो पर्यावरण प्रदूषण भी फैलाता है, और जल प्रदूषण भी फैलाता है, और साथ में वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सब तो यूज तो वो कर रहे हैं ना, जलों का हो, लकड़ी का हो, वन का हो, है ना, ज़्यादातर वही यूज कर रहे हैं। और बेचारे गरीब लोग तो ज़्यादा जलाऊ लकड़ी लाएंगे, बस इतना ही ना, है ना। इसके बाद यदि हम देखें, इसी प्रकार यदि रखरखाव की बात की जाए तो हम देखते हैं, अभी हमने जनजातियों के बारे में देखा, वो लोग डियर फ्रेंड्स कभी अपने नुकसान नहीं, उनमें तो प्रथा ही चल रही है। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग ही प्रथा चला रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे पूजा के धर्म से जोड़ लिया है उन्होंने अपनी प्रकृति को, कि ये हमारे धर्म है, हमारा, जैसे शादी में इमली और आम की पूजा करना, ये क्या है। तो अब वो इमली और आम को धर्म से जोड़ रखे हैं, तो डियर फ्रेंड्स वो उनको कटने नहीं देंगे कभी। डियर फ्रेंड्स, यदि हम बात करें तो आमतौर पर यदि हम देखें तो विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। कि अत्यधिक लोग क्या मानते हैं कि यहाँ की अत्यधिक जनसंख्या है, इसी के कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है। यद्यपि यदि हम देखें तो अमेरिका का नागरिक औसत संसाधनों का उपभोग करने का और सोमाली के नागरिक के औसत उपभोग की बात करें तो 40 गुना ज़्यादा है।
इसी प्रकार डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं, हम ये ज़रूर मान लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन हो रहा है। लेकिन यदि हम अमेरिका की बात करें, वहाँ तो जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे और सोमाली के नागरिक की औसत दोनों की देखें तो 40 गुना ज़्यादा उपभोग कौन कर रहा है, अमेरिका वाले कर रहे हैं। क्योंकि वो भले वहाँ की जनसंख्या नहीं है और यहाँ पे भले जनसंख्या है डियर फ्रेंड्स, लेकिन हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे, इससे क्या हो रहा है, अत्यधिक आराम की चीज़ें बनाने वाला काम कौन कर रहा है, अमेरिका लोग, बड़े बड़े देश कर रहे हैं। भले वहाँ की जनसंख्या नहीं है और यहाँ पे तो सिर्फ जलाऊ लकड़ी ही ले जाएंगे ना, या फिर थोड़ी बहुत यूज कर लेते हैं बस। इसके बाद ही इसी प्रकार हर देश में होता है, हर देश के अंदर भी देखें हम तो अमीर लोग ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का यूज कर रहे हैं गरीब लोगों की अपेक्षा। देखिए इसी प्रकार शायद भारत में 5% धनी लोग 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधनों का उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये 5% ही हैं, अमीर लोग ज़्यादा नहीं हैं, ओनली इनकी संख्या 5% ही है और ये लोग 25% संसाधनों का यूज कर रहे हैं अकेले। सोचिए, तथा इन 5% लोगों की यदि रखरखाव की बात करें तो इनमें भी कोई भी जिम्मेदार नहीं है। जो ज़्यादा यूज कर रहे हैं जो 25%, तो ये तो फैलाए लाए, प्रदूषण अलग हुए और ख़त्म इनका काम। बाकी जिम्मेदारी किस पे है, गरीब लोगों पर थोप दी जाती है ना, कि नहीं कोई भी नियम कानून लगता है तो उन्हीं पर लागू होता है, ये तो अपनी रिश्वतखोरी से निकल लेते हैं। इसके बाद देखिए, हाँ, प्रश्न यह है कि कौन क्या कहाँ कितना उपभोग कर रहा है। यदि ये देखा जाए, क्या आप जानते हैं, चलिए पढ़े लेते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे, क्या पूछ रहे हैं, ये क्या जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन खत्म हो चुके हैं, 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है और 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित हो चुका है और 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। बिल्कुल राइट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये आंकड़ा है यहाँ पर कितनी, मतलब कि 70% धरातलीय जल सीधे प्रदूषित हो चुका है तो 40% मैंग्रोव वन लुप्त हो चुके हैं। मैंग्रोव तो जानते हैं, मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा होता है, जहाँ पे मतलब डेल्टाई क्षेत्र होता है, वहाँ पे मैंग्रोव के पेड़ उगते हैं, ठीक है ना। डेल्टाई क्षेत्र वो होता है जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आकर के एकदम से गिरती हैं, जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है। देखिए, वनों और वन्य जीवन का विनाश जो हो रहा है, आप देख रहे हैं, वो सिर्फ हमारे मात्र जीव विज्ञान का ही विषय नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डियर फ्रेंड, जो जैव वन और वन्य जीवन है, ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं। जैव विनाश के कारण कई मूलभूत जातियाँ और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं, जो कि डियर फ्रेंड्स पूर्ण रूप से वनों पर निर्भर थे। जैसे जनजातीय समूह आप देख रहे हैं, वो अधिकतर क्या वनों पर ही डिपेंडेंट होती है और उससे डियर फ्रेंड्स यहाँ का जीवन अच्छा भी नहीं लगता है। वो लोग पूर्ण रूप से वनों पर डिपेंड होते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, औषधि के लिए, संस्कृति के लिए, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवन पर ही वो रहना पसंद करते हैं और वो वहीं पर रहते हैं, ठीक है ना। उनको यदि वहाँ का आवास छोड़ के यहाँ लाने को बोला भी जाए, महल मकान दे दो, लेकिन उनको ये रहना पसंद नहीं होता है। उनको उनकी प्रकृति में, नेचर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो वो पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड होते हैं, वनों पर, और वन के कट जाने के कारण उनका जीवन प्रॉब्लम में आ गया है, ठीक है ना। देखिए, गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। यदि वो वहाँ के यदि हम सिचुएशन देखें डियर फ्रेंड्स, जो गरीब वर्ग है उसमें भी महिला पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हुई हैं। कैसे? जैसे कई समाज में डियर फ्रेंड्स खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की होती है। जैसे इन संसाधनों की जैसे जैसे डियर फ्रेंड्स कमी आई है, वैसे वन की और वन्य जीवन की, तो कमी होने के कारण महिलाओं का कार्यभार और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है।
कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है, जिससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम के समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे ही हम देखते हैं वन संसाधनों की कमी आई है, तो कई समाज में जो गरीब परिवार की महिलाएं ही इन काम की जिम्मेदारी उनकी होती है। जैसे डियर फ्रेंड्स, खाने पीने और साथ में चारा लाना कब और उनका एक काम होता है पेड़ पौधों से। अब डियर फ्रेंड्स, उन्हें 10 किलो पहले की संसाधनों की कमी आ जाने के कारण, जैसे अभी देख रहे हैं, लंबी कतार में बहुत सारी औरतें पानी भरने के लिए लगी रहती हैं। साथ में अब उन्हें जब 5 किलोमीटर पास में उनको चारा इकट्ठा करने की व्यवस्था हो जाती थी, जल्दी मिल जाता था, जल्दी अच्छे संसाधन थे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अब संसाधनों की कमी के कारण उनको ज़्यादा दूर तक जाना पड़ेगा। साथ में संसाधनों के जैसे जल संसाधन की कमी आई, कुछ भी हुआ, तो डियर फ्रेंड्स उन्हें लंबी कतार में बहुत टाइम तक खड़े रहना पड़ता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है, 5 से 10 किलोमीटर तक। इससे फिर क्या होता है, वो उनकी घर की उपेक्षा, बच्चों की उपेक्षा होती है, वो पढ़ लिख कुछ भी नहीं पाते हैं, ठीक है ना। इसके वन की कटाई के परोक्ष रूप से परिणाम जैसे कि यदि वन की जैसे कटाई हुई है तो उसका परिणाम क्या निकल के आया है, सूखा होती है, बाढ़ होती है। बाढ़ भी गरीब तबके से अधिक प्रभावित करता है। जैसे डियर फ्रेंड्स, सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो व्यक्ति होते हैं वो अधिकतर गरीब तबके के होते हैं, है ना। बड़े लोग, रिच लोग, अमीर लोग तो अपना सुरक्षा, अपनी व्यवस्था कर ही लेते हैं। सूखा पड़े या बाढ़, उनको इफेक्ट कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि सूखा भी पड़ेगा तो उनका अनाज तो पहले से रखा है ना, वो खरीद सकते हैं। परेशान कौन होने वाला है? गरीब लोग। बाढ़ आती है तो उसके लिए संसाधन मिल जाते हैं, जैसे नाव की व्यवस्था, हेलीकॉप्टर, जहाज, सब कुछ मिल जाता है। बट परेशान होने वाला तबका जो होता है वो गरीब लोग होते हैं, और संसाधन का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो व्यक्ति होते हैं वो अमीर लोग होते हैं, है ना। और झेलना कैसे पड़ता है? गरीब लोगों को। इस स्थिति में गरीब पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी हो गया है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। देखिए भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण आखिर क्यों जरूरी है? भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, इसके बारे में तो आप अभी तक पढ़ते पढ़ते समझ ही चुके होंगे कि हमारी लाइफ से कैसे, हमारी और अन्य जीवों की लाइफ से कैसे कनेक्टिविटी है, इसीलिए इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक बार इसमें लिखा है, क्या लिखा है उसके बारे में डिटेल से जाने लेते हैं। देखिए, वन्य जीवन और वनों के तेज़ी से ह्रास होने के कारण, जैसे जैसे वनों का ह्रास हो रहा है, वनों की संकटग्रस्त विलुप्तीकरण हो रहा है, इसका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। यदि इसका संरक्षण ना किया गया तो फिर क्या होने वाला है, आप तो अभी तक जान ही चुके होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा हमारा, है ना। तो इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है, परंतु हमें वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? तो संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। पारिस्थितिक व्यवस्था मतलब कि हमारे जो हमें हेल्प करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे जैविक चीज़ें और अजैविक। जैविक में जैसे वन आ जाएंगे, वन्य जीवन आ जाएगा, और अजैविक में जलवायु मृदा आ जाएगी। अब जलवायु मृदा बनी रहने के लिए हमें वनों का होना आवश्यक है। कैसे? जैसे कि डियर फ्रेंड्स, पेड़ पौधे होते हैं जो बारिश का खिंचाव करते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो जल का वाटर लेवल बनाए रखते हैं। बाढ़ आती है तो मृदा को बहने नहीं देते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो जल का होना, वनों का होना जल के लिए भी आवश्यक है। वायु, अब यहाँ पे लिखा है वायु भी सही रहती है। वन रहेंगे, जीव जंतु रहेंगे तो वायु भी शुद्ध रहेगी, वरना वायु भी क्या, प्रदूषित वायु को शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? पेड़ पौधों को बढ़ा दीजिए, है ना। वो ऑक्सीजन देते हैं, हमारी शुद्ध वायु होगी। मृदा भी बची रहती है, जैसे कोई बाढ़ आती है या कुछ होता है तो उस पेड़ पौधे की जड़ें जो होती हैं वो मृदा को जकड़े रहती हैं, है ना। तो वहाँ की मिट्टी कभी भी बह नहीं पाती। और साथ में डियर फ्रेंड्स, जैसे ही पेड़ पौधों की पत्तियाँ हैं, कचरा है, उससे क्या होता है, उससे जैविक खाद तैयार हो जाती है, जिससे कि उर्वरता बढ़ती है मिट्टी की। तो वन तीनों को कनेक्ट किए या नहीं किए, जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। यह भी जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जैव विविधता को भी संरक्षित करती है।
उदाहरण के लिए यदि हम लें तो देखिए कृषि में भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है, कृषि भी अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर हम देख सकते हैं कहाँ पे, मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर करती है। देखिए 1960 और 1970 के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। 1960 और 1970 का ऐसा ही 10 साल का ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे पर्यावरण संरक्षकों ने पर्यावरण के लिए संरक्षण प्रदान करने वालों ने वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की बहुत अच्छे से मांग की कि एक कार्यक्रम बनना चाहिए, तब उनको सुरक्षा प्रदान फिर कार्यक्रम बनेगा। डियर फ्रेंड्स, हमने देखा 1972 में क्या बना है, अधिनियम लागू किया गया है वन्य जीवन सुरक्षा का, जिससे उनका आवास रक्षण होता है और वो एक रूल बन जाता है। और जब रूल बन जाता है तो उसको फॉलो करना वो सही होता है। कोई भी जैसे काम हमने आज नियम बना लिया कि नहीं हमें इतने टाइम से इतने टाइम ये करना है, तो उसके अनुसार यदि हम काम करते हैं तो वो काम ज़्यादा बेटर होता है ना, यदि अपन ऐसे करने की अपेक्षा। इसी प्रकार यदि कोई नियम कानून बन जाता है तो फिर उसको चलवाना और उसको चलाना, उसके अनुसार चलना वो ज़्यादा बेटर होता है। यदि हम ऐसे कहते रहते हैं उसकी अपेक्षा कि नहीं हमें सुरक्षा करनी चाहिए वन्य जीवन की, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, इससे अच्छा नियम बना के लागू करिए ना, है ना। तो देखिए यहाँ लिखा है भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया है, जिसमें वन्य जीवों के क्या था, उसमें आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। हमारे सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। 1972 में जब कानून आया उसमें उसके रक्षण की व्यवस्था की गई कि जैसे वन्य जीवन का रक्षा किया जाए और आवास को, जैसे आवास को एक बार काट देते हैं वनों को तो डियर फ्रेंड्स उनका रहने का व्यवस्था ही खत्म हो जाती है, जैसे हम देखते हैं। इसके साथ ही सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम से तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधन, वन्य जीवन आवास का कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर आदि प्रबल जोर दिया गया कि अब ना ही 1972 से ना ही कोई शिकार हो सकता है जीवों का, और उन पर कानून लागू कर दिया गया, ठीक है ना, और उनका आवास की रक्षा की जाए। देखिए केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की जिनका उद्देश्य मंडलीय गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों का रक्षण प्रदान करना था, जो कि संकटग्रस्त हैं, जिनकी डियर फ्रेंड्स जिनका जीवन अभी खतरे में है, वो हो सकता है विलुप्ति की कगार में भी चला जाए। तो डियर फ्रेंड केंद्र सरकार ने कौन से जीव ऐसे हैं जो कि खतरे में उनको दिख रहा है और उनका रक्षा प्रदान कर रही है। तो जैसे आप देख सकते हैं प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, काश्मीरी हिरण, हंगोल, ये 3 प्रकार। और कौन से, बाघ, एक सींग वाला गैंडा, काश्मीरी हिरण, हंगोल अथवा हंगोल उसी को कहते हैं, काश्मीरी हिरण को। ये 3 प्रकार के मगरमच्छ भी थे। कौन से, जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल। ये डियर फ्रेंड्स इनका जीवन खतरे में था, जिसकी रक्षा प्रदान की आप देख सकते हैं यहाँ पे। एशियाई हिरण और अन्य प्राणी भी शामिल थे इस वाली सूची में, जिसके अतिरिक्त कुछ समय पहले हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडवाना और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार में संपूर्ण आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षा की गई इनकी। देखिए बाघ परियोजना के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। वन्य जीवन संरचना में बाघ या टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति मानी जाती है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानतः 55,000 से घटकर 1825 रह गई है। सोचिए 1973 में कितनी संख्या घटी, 55,000 थी, कहाँ 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकोड़ना और भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजाति की संख्या कम होना और जनसंख्या वृद्धि बाघों की घटती संख्या का कारण है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, जो 55,000 से 1827 बची है, इसका कारण एक तो उनकी आवासीय स्थल को कम कर दिया जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है, तो उनका आवासीय स्थल जहाँ पे वो रह रहे हैं तो उनकी सिकुड़ रहा है ना, कम हो रहा है। भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या का कम होना, जनसंख्या की वृद्धि होना अपनी, जिससे बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है। चोरी करना, चोरी से ले जाना, उसको बेचना, है ना, मार करके, ये सब
कारण है इनकी घटने बाघों की संख्या घटने का। देखिए, बाघ की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधि के रूप में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई है। क्यों क्यों ज़्यादातर ये बिकती हैं, इस बाघ को क्यों मारा जाता है जिससे वो बिकता है? तो डियर फ्रेंड्स, उसकी जो खाल होती है, खाल और हड्डियाँ वहाँ पे एशियाई में, अपने एशियाई देशों में, जो अपना अपन भी एशिया में ही है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादातर इसका औषधि में प्रयोग किया जाता है। इसके कारण ये अत्यधिक शिकार होने के कारण ये विलुप्ति की कगार पर आ गई है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों का आवास स्थल उपलब्ध करवाते हैं यदि भारत और नेपाल की बात करें तो। अतः यह देश ही शिकार करेंगे और चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने के मुख्य निशाने पर हैं, और यही कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। और यही इनका एकमात्र अच्छा स्थल था, यहाँ पे ज़्यादा बाघ रहते थे, ठीक है ना। और यहीं पर चोरी और गैर कानूनी कार होने के कारण मुख्य निशाने पर इनका निशाना सिर्फ इसका यही रहता है कि बाघ को मारना, उसका व्यापार करना। और तो डियर फ्रेंड्स, यदि घर में ही उनको सुरक्षा प्रदान ना की जाए, यदि हम घर में ही हों, घर में हमें पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान ना किया जाए, तो हाल क्या होने वाला है तो आप समझ ही चुके होंगे। बस वही है ना। यदि हम घर में ही सुरक्षित फील ना करें तो फिर इसी प्रकार यहाँ पे बाघ का हाल है। मतलब बाघ यदि यहाँ पे ही ज़्यादातर रहते हैं, भारत और नेपाल में, और यही सुरक्षा प्रदान करना चाहिए इसको, है ना, अपने घर वालों को। और डियर फ्रेंड्स, यही चोरी और गैर कानूनी जैसे कार्य करता है तो बाघ तो कम होंगे ही ना। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व का बेहतरीन वन्य जीवन परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति का बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। जो बाघ का संरक्षण किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि संकट में है तो इसकी रक्षा की जा रही है, बल्कि डियर फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य ये है कि जैव विविधता बनी रहे। जैव जाति है, सभी जीवों का रक्षण प्रदान करना है। देखिए, उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट डियर फ्रेंड्स सबसे पहले खुला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ध्यान है। और सुंदरवन कहाँ का है? ये तो सुंदरवन आप जान सकते हैं, पश्चिम बंगाल में ही है, वहाँ पे, है ना। और हमने किसकी बात की? सरिस्का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान में है ना। और वन्य यहाँ पे बाघों का संरक्षण प्रदान किया जाता है। शायद सफ़ेद शेर की कहानी यहीं की है। देखिए, आजकल संरक्षण जो परियोजनाएं चल रही हैं वो जैव विविधता पर केंद्रित होती हैं। जो जीवों का संरक्षण किया जा रहा है उसका मेन उद्देश्य क्या है कि जैव विविधता को बनाया जा सके, ना कि उनके विभिन्न घटकों पर। क्योंकि उसमें जैव विविधता में सभी जीवों का रक्षण प्रदान किया जाता है, तभी तो जैव विविधता रहेगी। पेड़ पौधे भी सम्मिलित हो सकते हैं, ना कि किसी इसके विभिन्न घटकों पर। देखिए, संरक्षण के विभिन्न तरीके की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियमों में कौन कौन से आ जाते हैं जीव, जैसे कीट आ जाते हैं, कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980-1986 के तहत तितलियां, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षण जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में शामिल आई हैं संरक्षण की। देखिए, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। तो वन और वन्य जीवों के संसाधन के प्रकार कितने होते हैं और किस प्रकार इनका वितरण किया गया है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। देखिए, यदि हम वन और वन्य जीवन संसाधनों को संरक्षण करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण, विनिमय अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन का तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है वन संसाधन को। अब कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है प्रबंधन के आधार पर? तो प्रबंधन के आधार पर डियर फ्रेंड्स, कुछ होते हैं आरक्षित वर्ग वन होते हैं, कुछ रक्षित होते हैं और कुछ होते हैं अवर्गीकृत वन।
तो चलिए डियर फ्रेंड्स, एक एक से सबके बारे में डिटेल से बात करते हैं। प्रबंधन के अनुसार सरकार ने वनों को किस प्रकार, तो फ्रेंड्स आरक्षित वन, देखिए देश में आरक्षित वन किनको कहा जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित हो गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। और डियर फ्रेंड्स, ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे मानव का पूर्णतः प्रतिबंध होता है, मतलब वहाँ पे जाना निषेध होता है मानव का। वहाँ पे आप ना ही जलाऊ लकड़ी काट सकते हैं, ना ही आप चारागाह के रूप में पशु चारण कर सकते हैं, कुछ भी वहाँ पे अलाउ नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है आरक्षित वन वाला, ठीक है ना। इसके बाद और आरक्षित वन के क्षेत्र की बात करें तो लगभग डियर फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था ये 53% पाया जाता है देश के संपूर्ण वन क्षेत्र का, ठीक है ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया होता है, इसीलिए इसको ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया जाता है और यहाँ पे मानव का प्रवेश सीधे निषिद्ध होता है। देखिए दूसरा है रक्षित वन। अब रक्षित वन, इसका क्षेत्र की बात करें तो 23% होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन उससे कम होते हैं। और उनके यहाँ पे डियर फ्रेंड्स रक्षित वन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे चारागाह मतलब जलाऊ लकड़ी भी ला सकते हैं, थोड़ी बहुत वो है, लेकिन हाँ आप काट नहीं सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ हानि नहीं पहुँचा सकते हैं किसी चीज़ को, ठीक है ना। बट वहाँ पे अगल बगल आप जा सकते हैं। तो यह वन विभाग के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र में आता है। वनों और अधिक नष्ट से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। वनों को अधिक नष्ट ना हो पाए इसलिए इसकी सुरक्षा की जाती है। 1/3 हिस्सा रक्षित वन में आता है। क्लियर, 29% हिस्सा आता है इसमें। अवर्गीकृत वन। अब अवर्गीकृत वन क्या होते हैं? इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, मतलब कि अन्य सभी प्रकार के वन, जो कि सभी प्रकार के वन आ जाएंगे। एक संरक्षित और आरक्षित वन तो हमने पढ़ लिए हैं। इनका वर्गीकरण ना करने वाले वन, वो जो कि बंजर भूमि पड़ी रहती है, जो सरकार के व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, जा सकते हैं मनचाहे रूप से, ठीक है ना, वो अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों के और उनके बचाव के लिए किया जाता है। जो आरक्षित वन हैं और रक्षित वन हैं उनके मतलब कि वहाँ की लकड़ी भी आप नहीं काट सकते हैं, वन क्षेत्र में बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में हम देखें, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा आरक्षित वनों का है। मतलब आरक्षित वन यहाँ पे बहुत बड़ा भाग है। कहाँ जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में तो 75% है सीधे, है ना। और आंध्र प्रदेश, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में वनों का बहुत बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र है। जबकि बिहार की बात करें और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा की बात की जाए और राजस्थान में कुल वनों को रक्षित का एक बड़ा अनुपात है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर वगैरह इलाके में आरक्षित वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है ना। राजस्थान है, जब पंजाब है और बिहार वगैरह, हरियाणा वगैरह में रक्षित वन क्षेत्र ज़्यादा पड़ जाते हैं, ध्यान रखना। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं तथा स्थानीय समुदाय इसका प्रबंधन करता है। जो वहाँ पे आसपास में रहते हैं, जो जनजाति वगैरह या फिर जो लोग हैं, वही इनका नियम रेगुलेशन भी बनाते हैं, जो ज़्यादातर पूर्वोत्तर और गुजरात राज्य में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि मैप में हम देखें तो डियर फ्रेंड्स देखिए, ये वाला इलाका, जम्मू कश्मीर वाला इलाका हमसे ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बना है मैप, पर बनाने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं, है ना। बस और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र वाला इलाका, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ज़्यादातर, और हमारे मध्य प्रदेश में 75% आरक्षित वन पाए जाते हैं, है ना। इसके बाद बात करें रक्षित वन क्षेत्र की, तो रक्षित वन क्षेत्र में हम देख सकते हैं, रक्षित वन क्षेत्र में बिहार आ जाएगा, बिहार है, बिहार के बाद आप देख सकते हैं हरियाणा है, हरियाणा के बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, ये वाला इलाका आ जाता है। देखिए ये रहा हमारा बिहार का इलाका।
इसके बाद हम बात करें हरियाणा की, यहाँ पे आ जाता है, हिमाचल प्रदेश यहाँ आ जाता है, उड़ीसा, ये वाला क्षेत्र रक्षित वन क्षेत्र है। इसके बाद जो बचा हुआ, जो आप गुजरात देख रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्य देख रहे हैं, ये और पश्चिम बंगाल वाला इलाका, यहाँ पर ज़्यादातर अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। और अवर्गीकृत का वन का जो संरक्षण प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्थानीय समुदाय के द्वारा। जो आसपास वहाँ पे लोग रहते हैं वही इसका संरक्षण प्रदान करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं समुदाय और वन संरक्षण। समुदाय ने वन के संरक्षण में क्या भूमिका निभाई है, चलिए उसके बारे में डिटेल से जिक्र करते हैं। तो देखिए, वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से ही बनती आ रही हैं। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों का आवास भी है। हम डियर फ्रेंड्स, आपको अनजानी सी बात लगती है कि मानव की अलग अलग प्रजातियां हैं, उनका आवास स्थान भी वन है, कोई का। हम वन्य जीवों बस में को नहीं रख सकते वन में, कि वन्य जीव बस रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं और वो जंगली सुअर, शेर, ये बस रहते हैं। तो मानव प्रजाति भी एक ऐसी है जो कि जंगल ही उनका निवास स्थान है। जैसे जनजातीय जीवन है ना, आपने मुंडा संथाल जनजाति के बारे में सुना होगा, है ना। इसके बाद देखिए, जो कि उनका निवास स्थान कहाँ पे है? वन में है। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारी के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों का संरक्षण में जुटे हुए हैं। अब डियर फ्रेंड, जो वहाँ वन में रह रहा है तो वो तो अपने आवास स्थल की रक्षा के लिए रक्षा तो करेगा ही ना, कि वन ना कटे। वन कट जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे, वो लोग, मानव प्रजाति कहाँ रहेगी? तो डियर फ्रेंड्स, कुछ सरकार समुदाय, स्थानीय जहाँ आसपास का समुदाय जहाँ पे वन है, वो भी सरकार अधिकारियों के साथ मिलकर के इनके संरक्षण में लगा हुआ है, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। जैसे सरिस्का बाघ रिजर्व। डियर फ्रेंड्स, अब वो संरक्षण करते हैं तो आसपास के लोग, तो आसपास को फ़ायदा होता है ना, क्योंकि उन्हीं के आसपास से फ़ायदा किसको होगा? यदि, और नुकसान भी उनको भरना होगा। यदि वो लोग वनों को हानि पहुंचाते हैं तो सबसे पहला नुकसान तो उन्हीं को होगा ना। उन्हें जलाने, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी, छाया नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की तो बात की बात है, सबको होती है, उसको भी होगी, है ना। इसके बाद देखिए, सरिस्का बाघ रिजर्व, जो कि राजस्थान में है, के गाँव में लोगों ने वन्य जीव रक्षण के तहत, अधिनियम के तहत वहाँ के खनन कार्य को बंद करवाने के लिए संघर्षरत रहे कि वहाँ पे खनन कार्य ना किया जाए, जहाँ पे सरिस्का बाघ रिजर्व है, बाघों का रिजर्व है। तो उन्होंने, स्थानीय लोगों ने क्या किया, बहुत प्रयास किया कि वहाँ पे ना हो। कई क्षेत्रों में तो लोगों ने स्वयं वन्य जीव आवास की रक्षा कर रहे और सरकार का हस्तक्षेप को भी स्वीकार नहीं किया है। तो डियर फ्रेंड्स, कई क्षेत्र तो ऐसे भी हैं जहाँ पे वहाँ इसके स्थानीय लोग कहते हैं कि नहीं, हमें सरकार का भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए है। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, वो चाहते हैं कि हम ही यहाँ की रक्षा करेंगे, हम लोग ही यहाँ के आसपास के इलाके की रक्षा करेंगे, यहाँ पे किसी का हस्तक्षेप हमें नहीं चाहिए है। तो राजस्थान के अलवर ज़िले की बात करें यदि डियर फ्रेंड्स, तो 5 गांव के लोगों ने क्या किया, ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाका सेंचुरी घोषित कर दी। 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरवदेव डाका सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं। अब डियर फ्रेंड्स, वो ही नियम कानून बनाएंगे वहाँ पे, और सेंचुरी घोषित कर दी है, और भैरवदेव भगवान के नाम से जोड़ दिया है, जिससे कि वहाँ पे कोई हस्तक्षेप ना करे, ना ही सरकार को वो लोग हस्तक्षेप करने देते हैं कि आप वहाँ पे कानून बनाएंगे कि नियम बनाएंगे। हम ही नियम बनाएंगे, हम ही कानून बनाएंगे और हम ही रक्षा करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, वहाँ की प्रॉब्लम को वहाँ के स्थानीय लोग ज़्यादा बेटर जानते हैं हम लोगों की अपेक्षा, गवर्नमेंट की अपेक्षा, क्योंकि गवर्नमेंट के बंदे जो आते हैं तो वो वहीं पास के नहीं होते हैं, और जब स्थानीय लोग होते हैं उनको पता होता है कि शिकार कहाँ से होता है, बाढ़ आती है तो कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। स्थानीय लोग ज़्यादा बेटर जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उन्होंने भी वन रक्षण के लिए स्थानीय समुदायों ने अहम भूमिका निभाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मतलब 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरवदेव सेंचुरी घोषित कर दिया, और वहाँ पे बहुत अच्छे से वन की रक्षा कर रहे हैं वो लोग, वन्य जीवन की। देखिए, तथा वो बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ पे वन्य जीवन को बचाते हैं कि ना ही कोई आएगा, ना ही यहाँ पे वन काटेगा, और ना ही डियर फ्रेंड्स सरकार तक का हस्तक्षेप तक तो बंद कर दिया है। पवित्र पेड़ों के झुरमुट में विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति, जो पवित्र पेड़ों के
झुरमुट हम देखते हैं बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने डियर फ्रेंड्स क्या किया है, पेड़ों को जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, उन्हें धर्म से जोड़ दिया है। जैसे कि डियर फ्रेंड्स बहुत सारे पेड़ जो कि हम देखते हैं, जैसे पीपल और किसका पेड़ है, पीपल का और तुलसी का पेड़, जो कि डियर फ्रेंड्स नाइट में भी ऑक्सीजन देता है। सभी पेड़ नाइट में ऑक्सीजन नहीं देते हैं, फिर तो लेने लगते हैं, उल्टा करते हैं। ध्यान रखना, नाइट में कभी पेड़ के नीचे मत सो, हर पेड़ के नीचे। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे पेड़ों को उन्होंने भगवान से जोड़ दिया, जिससे कि सबके घर में रहें, पास रहें और सभी लोग स्वस्थ रहें। यही है कि बहुत सारे जो कि हमारे प्रकृति जो हमें ज़रूरी है उसको भगवान से जोड़ दिया। पवित्र पेड़ों की झुरमुट में विविध दुर्लभ जातियां जो नहीं मिल सकती थी, उस संपत्ति को पवित्र बना दिया। पवित्र बोल करके क्या कर दिया, उसकी रक्षा प्रदान कर दी एक प्रकार से उसको। देखिए, प्रकृति की पूजा सदियों से पुराना जनजातीय विश्वास है। जनजाति लोग यही मानते हैं, इसीलिए डियर फ्रेंड्स वो यहाँ नहीं रहना पसंद करते हैं, गाँव में, शहरों में। वो लोग वहीं रहते हैं। क्योंकि उन्हें पता है, वो लोग उनको भगवान मानने का विश्वास है प्रकृति को। वो लोग वहीं पे उनकी छत्र छाया में ही रहना चाहते हैं, है ना, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल कौमर्य रूप में बचा कर रखा है। डियर फ्रेंड्स यही एकमात्र विश्वास है जिसके कारण बहुत सारे जो दुर्लभ जातियां हैं जो कि मिल ना पाती हैं अभी हमें पेड़ों की, तो वो हमें मिल जाती हैं, बचा करके रखा है। अब डियर फ्रेंड्स जिसकी हम पूजा करेंगे उसको तो काट नहीं सकते हैं, है ना। इसी प्रकार देखिए, जिन्हें पवित्र पेड़ों की झुरमुट देवी देवताओं को वन भी कहते हैं। बहुत सारे यदि वहाँ झुरमुट लगे हुए हैं तो वहाँ पे कह देंगे कि नहीं, ये देवी देवताओं के वन हैं। अब देवी देवताओं के वन है तो डियर फ्रेंड्स वहाँ पे हम एंट्री नहीं मारेंगे और ना ही उनको काटेंगे, है ना। तो कितना अच्छा तरीका है। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भाग स्थानीय लोगों को घुसते हैं तथा ना ही किसी को छेड़छाड़ करने देते हैं, ना ही वो स्थानीय लोग वहाँ के घुसते हैं, ना ही वहाँ किसी को घुसने देते हैं। इस वाले क्षेत्र में जहाँ पे वो लोग जो पवित्र पेड़ों के झुरमुट लगा दिए, पेड़ पौधे लगा दिए, जहाँ उनकी रक्षा करते हैं, उन जैसे भैरव द्वीप सेंचुरी घोषित कर दिया। तो कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स छोटा नागपुर का क्षेत्र, जिसमें मुंडा और संथाल जनजाति के बारे में आपने सुना होगा। महुआ और कदम पेड़ों की पूजा करते हैं मुंडा और संथाल जनजाति। ओडिशा की और बिहार की बात करें तो जनजाति शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। अब इमली और आम की पूजा करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो वो उसको काटेंगे कैसे, वरना फिर उनको शादी के टाइम पे पूजा करने को नहीं मिलेगा तो उनकी शादी तो अधूरी मानी जाएगी ना। तो डियर फ्रेंड्स इसलिए उसको काट नहीं सकते वो लोग। तो एक प्रकार से ये भी अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका रहा। पूजा करते हैं। हमसे बहुत से व्यक्ति पीपल और वटवृक्ष को पवित्र मानते हैं। देखिए, भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने अपने पारंपरिक तरीके अपनाए गए हैं। आमतौर पर जैसे झरनों, पहाड़ियों, चोटियों, पेड़ों, पशुओं पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है ना। बहुत सारे हम देखते हैं चोटियों को पूजते हैं लोग, तो इनको भगवान मानकर, पवित्र मानकर इनकी पूजा की जाती है। पूजा करेंगे तो इनका संरक्षण जरूर किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास देखेंगे बंदर और लंगूर पाए जाएंगे। तो विविधता की पूजा की गई ना। बहुत सारे पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, वन्य जंतुओं की पूजा की जाती है, जीवों की, जैसे कि सीधे बंदर को हनुमान जी का रूप मान लिया जाता है। अब डियर फ्रेंड्स, आप हनुमान जी का रूप मानेंगे तो फिर क्या करेंगे, उसकी पूजा करेंगे और उसको परेशानी नहीं पहुंचाएंगे, ना ही उसका शिकार करेंगे। और जैव विविधता इससे बनी रहेगी। जैव विविधता कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो आप पहले ही जान चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो लंगूर है या फिर बंदर है उनको उपासक मानते हैं। मंदिर के सामने उनको बैठा देंगे तो उनको खाने पीने, उनको भगवान का भक्त मानते हैं। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं कि ये भी मंदिर के भक्त ही हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आपने काले हिरण और चिंकारा, नीलगाय, मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। ये जैसे राजस्थान में किस किस की, बिश्नोई गांव में काले हिरण की पूजा की जाती है, चिंकारा, नीलगाय, मोरों के झुंड को देखते हैं
और ये समुदाय का हिस्सा ही इनको माना जाता है कि ये भी हमारे समुदाय का ही हिस्सा है और कोई भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। देखिए फ्रेंड्स, हिमालय में प्रसिद्ध जो चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में हुआ, वो वन की कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं हुआ, बल्कि फ्रेंड्स अब तो इसने दिखा दिया कि स्थानीय पौधे और जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। यदि सामुदायिक रूप से हम सोच लें कि नहीं, हमको अपने वन और किसी भी क्षेत्र में अपन को प्रदूषण रोकना है या कुछ भी करना है, तो उसको या फिर वन संसाधनों का संरक्षण प्रदान करना है स्थानीय तौर पर यदि सोच लिया जाए, तो डियर फ्रेंड्स, सामुदायिक रूप से वनीकरण अभियान को सफल बनाना कोई असंभव कार्य नहीं है, बनाया जा सकता है ना। जैसे पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा परिस्थिति कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित करना या फिर परिस्थिति के अनुसार कृषि के नए तरीके का विकास अब व्यापक हो गया है। हम नए नए तरीके अपना सकते हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स, अभी टिहरी में किसान बीज बचाओ आंदोलन चला। दाना ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के बिना भी विविध फसल को उत्पादन आर्थिक रूप से व्यवहार रूप में कृषि उत्पादन की जा सकती है। यदि डियर फ्रेंड्स, इस टिहरी का एक किसान बीज बचाओ आंदोलन ने ये दिखा दिया कि यदि हम सोच लें तो बिना रासायनिक खाद का उर्वरकों का प्रयोग किए हुए भी कृषि की जा सकती है। डियर फ्रेंड्स, आजकल क्या हो रहा है, रासायनिक खादों का सर्वाधिक प्रयोग किया जा रहा है, जिसका परिणाम हम देख सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का, रासायनिक प्रयोग का, बहुत ज़्यादा खाद इनका उपयोग करते हैं। इसका परिणाम आप देख सकते हैं। आपको जब हम खाना अच्छा नहीं खाते हैं तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। हर घर में पेशेंट आपको एक न एक मिल ही जाता है, यदि आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो, है ना। तो इसका ये सब का परिणाम है। और यदि हम लोग सोच लें कि नहीं, हमें बिना रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किए हुए कृषि करना है, तो ऐसी नामुमकिन जैसी बात नहीं है। लेकिन अब लगने लगा है कि आज कोई भी चीज़ होता ही नहीं है। हम आदत बना लेते हैं, उर्वरक क्षमता पृथ्वी की खराब हो गई है ना। हम देसी खाद का उपयोग भी तो कर सकते। देखिए, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करता है। कौन? संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, क्योंकि स्थानीय लोगों ने इस पर विशेष महत्व दिया था। औपचारिक रूप से कार्यक्रमों की यदि शुरुआत की बात करें इस संयुक्त वन प्रबंधन की, तो यह 1988 में हुई थी, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था। सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन को पास करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। 1988 में शुरुआत हो गई थी, है ना, औपचारिक रूप से, और बाकी पहले ही हो चुकी थी। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इससे गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिससे ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले में समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती लकड़ी, तो गैर इमारती जो वन है, जो डियर फ्रेंड्स जो खराब है, सही नहीं है, जैसे टहनियाँ वगैरह, तो जब उनका संरक्षण करेंगे स्थानीय लोग तो उनका अधिकार और हकदारी हो जाते हैं तथा वे सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी में लाभ में भागीदारी भी होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। ये सभी से डियर फ्रेंड्स ये सीख मिलती है कि पर्यावरण सुरक्षा की जिस प्रकार उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, जैसे चिपको आंदोलन, इसके प्रमुख सबूत हैं। साथ में स्थानीय लोग सामुदायिक रूप से बहुत सारे लोग जो जनजातीय लोग या फिर सामुदायिक रूप से पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इससे साबित होता है, इससे हमें सीख मिलती है कि हमें इन स्थानीय लोगों को भी शामिल कर लेना चाहिए इस प्रबंधन में, क्रियाशीलता पर। स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदाय को फैसले लेने की भी प्रक्रिया में मुख्य भूमिका आने में भी अभी देरी है। हम देखते हैं, हम शामिल तो कर लेते हैं, आजकल शामिल होने लगे हैं स्थानीय समुदाय, लेकिन डियर फ्रेंड्स हम उनको फैसला लेने की बात आती है तो उनको फैसला लेने की भूमिका में अभी भी उनको अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वे ही विकास क्रियाएँ मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हों। और डियर फ्रेंड्स हमें यही देखना चाहिए कि वो ही, हमें फैसला तो वही लेना चाहिए ना, हम कल्याण किसके लिए करवा रहे हैं। ये फैसला और संसाधनों का प्रबंधन जो कर रहे हैं हम स्थानीय लोगों, आसपास के लोगों के लिए कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स जब उनके लिए कर रहे हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा सही होगा। ये तो स्थानीय लोग ही जानेंगे ना सबसे बेटर
या दूसरे लोग, हम जहाँ हम रह रहे हैं तो हम हमारे गांव की सिचुएशन हम जानेंगे, कोई दूसरा तो नहीं जानेगा कि यहाँ पे कौन सी लकड़ी को हमको बचाना चाहिए, कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, कौन से लोग शिकार करते हैं, तो गांव की व्यवस्था हमें पता है, और कौन से जीव को यहाँ मारा जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये अधिकार भी किस पर होना चाहिए? गांव के लोगों को होना चाहिए। कौन पर्यावरण का हितैषी है, कहाँ प्रॉब्लम आती है, गांव से बेटर कौन जान सकता है, कहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो ये गांव के लोग ही जानते हैं। तो इसलिए फैसला लेने का अधिकार जनमानस को होना चाहिए। पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफल होते हैं। सो फ्रेंड्स, वन और वन्यजीव संसाधन के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें हमने क्या देखा डियर फ्रेंड्स? वन और वन्यजीव संसाधन में अभी हमने देखा कि भारत में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। वन्य जीवन हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, ये परिस्थिति तंत्र का हिस्सा है, कहीं ना कहीं हम भी इससे कनेक्टिंग है। यदि एक जीव को हानि पहुंचती है तो उससे हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है ना। कोई भी प्रजाति यदि लुप्त होती है तो हो सकता है उससे भी हमें भी इफेक्ट पड़ता है और सभी जंतुओं को पड़ता है, इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने ये देखा। साथ में हमने देखा कि किस प्रकार वनों में हमारे यहाँ जैव विविधता में से भारत भी विश्व की जैव विविधता में से एक है। विश्व में जो सर्वाधिक देशों में जितनी सर्वाधिक जैव विविधता है जिन देशों में, उनमें से हमारा भारत एक है, जिसमें 8% जैव विविधता पाई जाती है, जो कि 16 लाख जैव विविधता के बराबर है। और जैव विविधता की बात करें तो ब्राज़ील का सबसे पहले नंबर आता है। इसके बाद हमने देखा कि इसके IUCN के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण जैव संघ के अनुसार, जैव वन्यजीव संरक्षण संघ के अनुसार, IUCN के अनुसार हमने देखा कि भारत में इनको 5 भागों में बांटा गया है, विभिन्न जातियों को। जैसे हमने देखा सामान्य जाति, दूसरा हमने देखा सुभेद जातियाँ, तो तीसरा देखा कौन सी सुभेद जातियाँ, दुर्लभ प्रजातियाँ, और साथ में लुप्त प्राय जनजाति नहीं, जातियाँ, ठीक है ना। लुप्त प्राय जातियाँ, जिसमें कि हमने देखा लुप्त प्राय जातियाँ में जो कि बहुत सारी लुप्त हो चुकी हैं, तो उसके लुप्त, जैसे कि आप देख सकते हैं चीता देखा हमने, जो कि 112 किलोमीटर तक 1 घंटे में दौड़ सकता था, वो ख़त्म हो चुका है, एशिया और अफ्रीका में रहता था। दूसरा हमने देखा गुलाबी सिरवाली बतख को देखा हमने, जो कि लुप्त हो चुकी है, पहले थी। साथ में डियर फ्रेंड्स, इनसे लुप्त ह्रास के कारण देखे कि क्या कारण है इनके ह्रास के, तो हमने देखा कि उपनिवेशवाद में काल में इनका वन और वन्य जीवों का सर्वाधिक हानि पहुंची है। इनकी स्थितियां, क्योंकि रेल लाइन चलाना, उद्योगों चलाना, वन संसाधनों को बहुत हानि हुई है। साथ में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसे ही कृषि को बढ़ावा दिया गया, उसके कारण भी इनको हानि पहुंची है। इसके बाद हमने देखा एकल वृक्ष परियोजना, मतलब एक रोपण करना एक वृक्ष का, एक ही प्रकार का, जिससे जैव विविधता को हानि पहुंची है। बहुत सारे पेड़ पौधों को वहाँ से हटा दिया गया और एक ही प्रकार के पेड़ पौधे को लगाया गया, तो इससे भी हानि हुई है। अब डियर फ्रेंड्स, इसके बाद देखा वन्य जीवों का संरक्षण, क्या सरकार द्वारा कोई योजना चलाई गई, तो हमने 1972 का अधिनियम हमने पढ़ा कि 1960 से 1970 के दशक में बहुत सारे लोगों की मांग के अनुसार क्या हुआ, वन्य जीवों की रक्षा के लिए अधिनियम पारित कर दिया गया कि बहुत सारे बाग परियोजनाएं बनाई गई। विभिन्न प्रकार के डियर फ्रेंड्स, कुछ समुदाय के लोगों ने, कुछ गवर्नमेंट ने इस पर काम किया, जिसके तहत उनको रक्षा प्रदान की जा सके। इसके बाद हमने देखा इसके वनों का प्रबंधन की बात की कि किस प्रकार सरकार ने वनों का प्रबंधन किया, तो हमने 3 प्रकार से वनों का प्रबंधन देखा, वर्गीकरण देखा। पहला हमने देखा रक्षित वन क्षेत्र, और दूसरा आरक्षित वन क्षेत्र, जहाँ पे मानव प्रवेश पूर्णतः वर्जित होता है। दूसरा हमने देखा रक्षित वन क्षेत्र, जहाँ पे मानव थोड़ी बहुत आ जा सकता है ना, अलाउ है, लेकिन डियर फ्रेंड्स वहाँ पे लकड़ी नहीं काट सकता और ना ही पेड़ों को नुकसान पहुँचा सकता है। तीसरा अवर्गीकृत वन देखा, जो कि वर्गीकृत नहीं है, स्थानीय लोग वहाँ पे आ जा सकते हैं, पशु चारण वगैरह भी करवा सकते हैं, है ना, लेकिन ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा सकते गवर्नमेंट की सहायता से। इसके बाद डियर फ्रेंड्स हमने क्या देखा, सामुदायिक वन संरक्षण, समुदाय ने भी क्या भूमिका निभाई है वन के संरक्षण में, तो हमने देखा बहुत सारे स्थानीय लोगों ने वन संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। जैसे राजस्थान में बिश्नोई समाज ने 5 गांव मिलकर के क्या कर दिया, बाबा भैरव देव सेंचुरी घोषित कर दिया वहाँ पे, और वहाँ पे स्थानीय लोग ही वहाँ की रक्षा करते हैं। वहाँ पे सरकार को भी हस्तक्षेप नहीं करने दिया जा रहा है
है ना, और वही नियम कानून बनाते हैं। हमने और देखा स्थानीय लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पेड़ पौधों को सीधे धर्म से जोड़ दिया गया, जिसके कारण वहाँ पे अब कोई ना, वहाँ धर्म से जोड़ देंगे तो धर्म से जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, अब उनको हानि बिल्कुल नहीं पहुँचाएंगे कि ये तो हमारे भगवान है, भगवान को हानि नहीं पहुँचाया जा सकता। इसी प्रकार बहुत सारे जीवों को, चिपको आंदोलन आपने सुना होगा, है ना, 1974 में, और बिश्नोई समाज वाला आंदोलन आपने सुना होगा, अमृता देवी का अहम भूमिका निभाई है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में आपको ये लेसन संरक्षण, ह्रास और सामुदायिक हस्तक्षेप कैसे रहा आप समझ चुके होंगे, और कैसे है हमारे लिए वन और वन्य जीव संसाधन कितने इम्पोर्टेंट हैं, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा ये लेसन, प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसके लेसन क्वेश्चन आंसर पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। थैंक यू।